तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टाइप्स ऑफ फंगाई के ऊपर, फंगल जो किंगडम फंगाई उसमें द 4 कैटेगरीज दैट वी स्टडीड वर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 कैटेगरीज थी अपनी, और हर एक की हमने एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया था, जो मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, अगर मैं नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ या इन जनरल अगर बायो इस में अगर मैं बात करूँ फंगाई किंगडम का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। हमने एग्जाम्पल्स को लर्न कर दिए थे। फाइकोमाइसिटीज के कौन से एग्जाम्पल थे? राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो, राइट। एस्कोमाइसिटीज वाज एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स एंड यीस्ट। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल थे उस्टिलागो, प्यूक्सिनिया एंड अगैरिकस। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल थे ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, राइट। ये सारे एग्जाम्पल्स थे। देन वी केम टू दी एक्चुअल पार्ट दैट वाज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। उसको अपने क्लैरिफाई कैसे किया था सिंपल तरीके से कि सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है सारे फंगाई में, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें। फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। एस्को में भी सेम। बेसिडियो में असेक्सुअल बिल्कुल नहीं होते, ओनली सेक्सुअल। ड्यूटेरो में ओनली असेक्सुअल आर देयर, सेक्सुअल नहीं होते। अच्छा, उसके स्पेसिफिक नेम्स फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर्स वर कॉल्ड और 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, कौन से? ज़ूस्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर्स। अब ये याद होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, ज़ूस्पोर्स की क्वालिटी क्या थी, ज़ूस्पोर्स कैसे थे? ज़ूस्पोर्स कैसे थे? मोटाइल, मोटाइल यानी कि मूवमेंट कर सकते थे। और अप्लानोस्पोर्स कैसे थे? नॉन मोटाइल यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकते थे, उसमें मोशन नहीं था, ठीक है। सेम वे अगर सेक्सुअल की बात करें उसी फाइकोमाइसिटीज में, तो गैमेट्स कैसे थे? 2 टाइप के, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब सेम, एनाइसोगैमस मतलब डिफरेंट। ऐसा किया था ना हमने। आइसोगैमस का मतलब सेम, आइसो वर्ड का ही मतलब होता है ना सिमिलर या सेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर्स जो थे उनका नाम था कोनिडिया। वो कहाँ बन रहे थे? कोनिडियोफोर्स पे बन रहे थे, इसमें बन रहे थे कोनिडियोफोर्स पे। और उनके जो सेक्सुअल स्पोर्स थे जिनका नाम था एस्कोस्पोर्स, वो छोटे छोटे ऐसे डिस्क लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते थे जिनका नाम था एसआई। और एसआई की कॉम्बिनेशन को, बहुत सारे एसआई मिलाकर कॉम्बिनेशन जो बन रहा था उसको आप लोग क्या बोलते थे? एस्कोकार्प। एंड एग्जैक्टली सेम लॉजिक आपको बेसिडियोकार्प में भी लगा, यानी कि बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम पे बने जो बेसिडियोकार्प पे बनते हैं, राइट। तो ये जो टेबल हमने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपके फंगाई के काफी सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाते हैं, राइट। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर किंगडम फंगाई. Last part of the chapter that we are going to complete today is they've given you a basic 1 paragraph of kingdom Plantae and Animalia, but we are going to cover kingdom Plantae and Animalia in great depth in 2 separate chapters. kingdom Plantae का अपना एक separate chapter है, kingdom Animalia का अपना एक separate chapter, तो हम लोग उसमें तो cover उसको डिटेल में करने वाले हैं। पर एक दो ऐसे अजीब नाम है या फैक्चुअल नेम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको इसमें से मैं मार्क करके बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो मार्क कर लेने और याद कर लेने। कौन से? देखो, किंगडम प्लांटे में यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब ऑब्वियसली वेल डेवलप्ड सेल। क्लोरोफिल क्या था? लास्ट टाइम बताया भी था, ये क्लोरोफिल क्या था बच्चों? पिगमेंट दैट हेल्प्स इन, यस, इट इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, green pigment that helps in photosynthesis, है ना। क्लोरोफिल की बहुत सारी वेराइटीज भी होती है ना, मेनली क्लोरोफिल ए होता है, बट उसकी और भी वेराइटीज है, बी सी वगैरह है। एंड दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टीसेल्युलर, दे आर फोटोसिंथेटिक, व्हाटएवर, सो ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड प्लांट्स। वेरी फ्यू प्लांट्स ऐसे होता है। अच्छा, सो आपके जो नॉर्मल प्लांट्स अपन स्टडी करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, मोर देन 97% ऑफ देम आर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, यानी कि ज़्यादातर प्लांट्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो
अपना खाना खुद से बनाएंगे यूजिंग द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट, उसमें कोई टेंशन नहीं। बट वेरी रेयर एग्जाम्पल्स वी हैव ऑफ प्लांट्स विच आर हेटेरोट्रोफिक इन न्यूट्रिशन, which means they will derive their nutrition from other sources. Such examples are bladderwort and Venus flytrap. कौन से दो एग्जाम्पल याद रखने आपको, रिपीट करेंगे, bladderwort and Venus flytrap. अब ये दोनों प्लांट्स खास क्यों हैं, ये दोनों खास क्यों प्लांट है? ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप, ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कैसे प्लांट है? इंसेक्टिवोरस। द वर्ड वोरस, वोरस है ना, का मतलब बेसिकली फीडिंग ऑन। तो जैसे एग्जांपल आपको समझाता हूं कुछ वर्ड्स से, तो आपको समझ में आएगा। हर्बीवोरस आप लिखते हो, इसका मतलब क्या? जो प्लांट्स खाता है। कार्निवोरस आप लिखते हो, उसका मतलब क्या? कार्निवोरस सुना है ना? कार्निवोरस का मतलब क्या? मीट ईटिंग। तो हर्बीवोरस का मतलब प्लांट ईटिंग हो गया, फीडिंग ऑन प्लांट्स। कार्निवोरस का मतलब मीट ईटिंग हो गया। तो बताओ इंसेक्टिवोरस का मतलब लिटरल मीनिंग क्या हुआ? इंसेक्ट ईटिंग, ऑब्वियसली। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना ग्रीन पत्तियों से अपना खाना बनाने की बजाय क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं? इंसेक्ट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, राइट? इंटरेस्टिंग ना? I'll show you what these plants look like, तो आपको याद आ जाएगा, तो याद रह जाएगा। वीनस फ्लाईट्रैप का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो दिखाता हूँ, देखो। आपको ये दिख रहे हैं दो इनके लीफ लाइक ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स है। एक इंसेक्ट उसके बीच में जाके जैसे बैठता है। अब इंसेक्ट क्यों जाएगा? तो इंसेक्ट नेक्टर की लालच में जाएगा, जो अंदर वो हनी बनाने के लिए जो उसको नेक्टर मिलता है ना, वो नेक्टर की लालच में गया, तो वो लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और अंदर से वो क्या रिलीज करता है, वो थोड़े एंजाइम्स वगैरह रिलीज करता है, जिससे वो उस इंसेक्ट की पूरी बॉडी को ये कर लेता है, डाइजेस्ट करके एंड दिस इज व्हाट अ ब्लैडरवर्ट लुक्स लाइक। वेरी अट्रैक्टिव फ्लावर, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम आप देख सकते हो, आर्टिकुलेरिया वल्गैरिस, ठीक है। तो ये जो है ब्लैडरवर्ट आपका, ये भी काफी अट्रैक्टिव फ्लावर है, एक्वाटिक रीजन, एक्वाटिक एरिया में पाया जाता है डेफिनेटली। तो ये दो ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप मैंने आपको जो दिखाया अभी, एक वीडियो, एक इमेज, ये इंसेक्टिवोरस है, यानी कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। और कस्क्यूटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइट क्या होता है ये ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका, ठीक है। प्लांट सेल्स की खासियत क्या है? तो प्लांट सेल्स में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर अगर हम लोग प्लांट और फंगस का देखते हैं, तो वो था कि प्लांट में जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है बच्चों? प्लांट सेल में। और फंगाई की किससे बनी हुई है? चिटिन। फंगाई की सेल वॉल चिटिन से बनी है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी। ओके। प्लांटे किंगडम में एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वगैरह बहुत कुछ आएगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होंगे। ये सारा हम लोग प्लांट किंगडम चैप्टर में इन डेप्थ वर्ड बाय वर्ड जाके पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं किंगडम एनिमेलिया। ऑब्वियसली एनिमल किंगडम, यहाँ पर हेटेरोट्रोफिक, ये मेन डिफरेंस है ना, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक, ये मेन है। पहला डिफरेंस है कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ऑब्वियसली। यूकैरियोटिक तो यहाँ पर भी है। एंड द सेल्स विल नॉट हैव सेल वॉल। इसके पहले हमने और एक टाइप का सेल पढ़ा था जिसमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा। कौन सी किंगडम में था माइकोप्लाज्मा? किंगडम मोनेरा में था, है ना। किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा थे, दुनिया के सबसे छोटे सेल्स जिनमें सेल वॉल नहीं थी। ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे किंगडम एनिमेलिया में, द सेल्स विल नॉट हैव सेल वॉल्स, द सेल विल नॉट हैव सेल वॉल। तो सेल वॉल नहीं है तो क्या है इसके पास? अगर सेल वॉल नहीं है
तो सेल की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है ये यहां पे लिख के लेंगे आप। एनिमल सेल डज नॉट हैव cell wall like plant cell, but only has cell membrane, or we also call it plasma membrane for its protection. अब इसका फायदा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने का फायदा ये है कि एनिमल सेल के अंदर ना जो गिव एंड टेक ऑफ मटेरियल है, मतलब बाहर से सेल के अंदर मटेरियल आने के लिए और सेल के अंदर से बाहर मटेरियल जाने के लिए काफी आसानी हो जाती है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है एनिमल्स और प्लांट्स में वो ये है कि एनिमल्स में जो स्टोर्ड फूड है ना, स्टोर्ड फूड रिजर्व, that is in the form of glycogen, तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिख के रखेंगे बच्चों। ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपन की जितनी चीज़ें अपन टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिख पाए उतना अच्छा, ताकि आपको रीड करते वक्त ज़्यादा नोटबुक की रेफरेंस की जरूरत ना पड़े, टेक्स्ट बुक ही आपके लिए बहुत हो जाए, है ना। नोट करना, इन प्लांट्स stored food is starch। क्या है? प्लांट्स में स्टोर्ड फूड को क्या बोलते हैं अपन? स्टार्च। और एनिमल्स में स्टोर्ड फूड इज ग्लाइकोजन। एनिमल्स में स्टोर्ड फूड कौन सा होता है बच्चों? ग्लाइकोजन। प्लांट्स में स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन। ये जमा किया हुआ खाना है, यानी कि स्टोर्ड फूड है। ऑब्वियसली स्टोर्ड फूड की जरूरत क्या होगी, उसका काम क्या होगा? न्यूट्रिशन के लिए। जब खाना नहीं मिला तब वो जमा करके रखा है जो खाना, वो यूज होगा ऑब्वियसली, है ना। तो प्लांट में स्टार्च, एनिमल में ग्लाइकोजन। तो प्लांट में जो स्टार्च जमा होता है वही तो हम लोग खाते हैं ना। आप जब राइस खाते हो या चपाती खाते हो, गेहूं चावल, है ना, या पटेटो, या whatever, if you are Jain you don't eat potato but you eat something else, whatever. So whatever plants you're consuming, what are you actually consuming? You are consuming the starch that the plant had stored for its own use. समझ में आ रही बात? जैसे आलू है, अगर पटेटो है, तो उसने क्या किया, उसने अपने लिए जो स्टार्च जमा करके रखा था हम उसे यूटिलाइज करते हैं कि नहीं, हमारे न्यूट्रिशन के लिए। सेम वे गेहूं चावल है ना, राइस या व्हीट या जो भी आप यूज कर रहे हो एज योर स्टेपल फूड फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द स्टार्च। यस, पीपल हु आर कार्निवोरस, यानी कि जो मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस जिसको हम लोग बोलते हैं सीधी इंग्लिश की भाषा में, वो लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं? तो भाई एनिमल ने अपने, जैसे चिकन या मटन या जो भी वो खा रहे हैं, उस एनिमल ने अपने मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा हुआ, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। बात समझ में आई? यहां पर एक और नोटवर्दी चीज ये है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। बोथ आर व्हाट? पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। दोनों ग्लूकोज के ही फॉर्म्स हैं। प्लांट में उस फॉर्म को स्टार्च बोलते हैं, एनिमल में उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। दोनों है एक्चुअली ग्लूकोज का ही एक फॉर्म, बरोबर है? ओके। most of the animals are capable of locomotion और मोटिलिटी। अगर सेल्यूलर लेवल पे हो रहा तो हम लोग मोटिलिटी बोलते हैं। अभी हमने एक वर्ड भी बोला था ना, मोटाइल, नॉन मोटाइल, या फिर हम लोग मूवमेंट। सिंपल भाषा में क्या बोल लेंगे इसको इंग्लिश में? मूवमेंट। दे आर केपेबल ऑफ मूवमेंट, है ना। बचपन से आपको ये सिखाया जाता था, जो एक जगह स्थिर है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा पहचानने का? जो एक जगह है वो प्लांट है, जो मूव होता है वो एनिमल है। ऐसा एकदम छोटे थे आप जब, तब ऐसा सिखाया गया, विच इज ट्रू। एनिमल्स विल हैव लोकोमोशन, प्लांट्स विल नॉट हैव लोकोमोशन।
लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। इस चैप्टर में से अगर आप देखो, आपके प्रीवियस ईयर नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए आपको मिलेंगे पीवाई के उसमें, पर जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था टैक्सोनॉमी यानी किंगडम स्पीशीज है ना, वो हायरार्की, वो पार्ट, और वायरसेस, ये वायरसेस एंड वायरॉइड्स वाले पार्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर। और खास करके अभी तो वायरस को सीखना और समझना बहुत जरूरी है। क्यों? कि बाहर हम ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाहर कोरोना बाबू बैठे हुए हैं, है ना। तो वायरस के बारे में आपको जानकारी लेना प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। सो लेट्स गो इनटू व्हाट आर वायरसेस। तो सबसे पहली चीज आपको वायरस के बारे में जो जाननी है वो ये है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किया जाता है? आंसर है नहीं। which many students will be surprised by knowing this कि सर वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। नहीं होता। वायरस इज एक्चुअली नॉट क्लासिफाइड इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि अच्छा ये नॉन लिविंग होता है, तो ये फिर रेप्लिकेट कैसे करता है, रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है? तो वायरस की एक यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों, जो वायरस है they are placed at the threshold, they are placed at the threshold of living and non-living। क्या ये कंप्लीटली लिविंग है? नहीं। क्या ये कंप्लीटली नॉन लिविंग है? नहीं। ये कहां पे है? ये थ्रेशोल्ड पे है। थ्रेशोल्ड का मतलब समझते हो? थ्रेशोल्ड का मतलब सिंपल भाषा में होता है बॉर्डर। बॉर्डर पे थ्रेशोल्ड मतलब इधर लिविंग इधर नॉन लिविंग, और बीच में क्या है? बीच में वायरस। तो वायरस का जब मन करे तब वो लिविंग, जब मन करे तब नॉन लिविंग, इसलिए वो बहुत ही ट्रिकी है। तो सिंपल भाषा में कि ये दोनों के बीच में आ गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि वाई आर वी स्टडिंग इट देन इन बायोलॉजी? बिकॉज बायोलॉजी में तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं ना। तो इंटरेस्टिंग ये है कि बिकॉज ये लिविंग में नहीं आता था, तो ये पांचों किंगडम में नहीं आया। बोलो हाँ कि ना? ये ना ही मोनेरा में, ना प्रोटिस्टा में, ना फंगाई में, ना प्लांटे में, एनिमलिया में, ये पांचों में नहीं आया। ये अलग ही कैटेगरी बन गई इसकी, अलग ही कुछ चल रहा है इसका। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के जब बीच में है, तो इसको कंसिडर कहां और कैसे करना है? तो सिंपल तरीके से समझो, जब ये लिविंग सेल के अंदर है तब ये लिविंग है। क्या बोला मैंने? जब ये लिविंग सेल के अंदर है तब ये लिविंग है। होस्ट के अंदर, लिविंग सेल के अंदर मतलब होस्ट, होस्ट के सेल के अंदर है तब ये लिविंग। जैसे अगर वायरस मेरे बॉडी में एंटर कर गया और मेरे लिविंग सेल्स के अंदर बैठा हुआ है, तब वो क्या है? लिविंग है। लेकिन वायरस बाहर यहां पे टेबल पे, लिविंग सेल के अंदर नहीं, बाहर है, यहां पे ऐसा टेबल पे या मेरे लैपटॉप पे, तो नॉन लिविंग है। अच्छा, एक क्यूरियोसिटी हर बच्चे को होती है, आपको भी होगी, तुरंत आएगा दिमाग में कि अच्छा सर बाहर आते ही तुरंत नॉन लिविंग हो जाता है क्या? इमीडिएटली नॉन लिविंग हो जाता है? नहीं। जैसे आपकी एक लाइफ स्पैन है ना, इंसानों की एक लाइफ स्पैन होती है ना, आप पैदा होते हो, फिर कुछ साल जीते हो, फिर मर जाते हो, राइट? वैसे वायरस की भी एक लाइफ स्पैन है, हर वायरस की अलग अलग लाइफ स्पैन है। तो ऐसा नहीं कि अच्छा वो बाहर आते ही मर जाएगा, ऐसा नहीं। वो कुछ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज उसकी सर्वाइवल रेट होती है। तो इससे आपको क्या याद आएगा? पहला लॉकडाउन लगा था तो याद है, एक बहुत फेमस, सब जगह व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था, न्यूज में भी दिखा रहे थे कि 14 डेज तक वायरस से बचना है, सिर्फ 2 हफ्ते वायरस से बचना है ना। वायरस फ्यू आवर्स के बाद खत्म हो जाता है, सैनिटाइजर लगाओ तो मर जाता है ना। तो आप लोग भी आपस में ये सवाल करते थे, आपको किसी ने जवाब ढंग से नहीं दिया होगा, आज समझ में आ जाएगा। आप लोग भी हमेशा पूछते थे ना कि सर अगर ये वायरस इतना डेडली है तो ये सैनिटाइजर से या हाथ धोने से कैसे मर जाता है? ये आपके भी दिमाग में आया होगा ये सवाल कि यार ये ऐसा वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमको
मोदी जी आके बता के जा रहे हैं और कोई सब लोग आके बता के जा रहे हैं कि हाथ धो तो वायरस मर जाएगा। ये आया था दिमाग में सवाल? तो इसमें आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है? मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इतना कोविड इतना चल रहा है तो 5 मिनट हम उसके ऊपर डिस्कशन तो बनता है ना, वैलिड। आपको ये बात समझनी है कि वायरस जब बाहर है और नॉन लिविंग सरफेस पे है तब उसको इजीली आप मार सकते हो, सैनिटाइजर लगा के, साबुन से हाथ धो के, वगैरह वगैरह। बट उसकी कंडीशन क्या बोली मैंने? इट हैज टू बी आउटसाइड। Once it is inside your living cell, it is not easy to kill. It is in fact damn near impossible to kill it. आप समझ रहे हो बात? अब नेक्स्ट सवाल आपका ये आएगा कि भाई फिर हम लोग सैनिटाइजर से वैक्सीन क्यों नहीं बना रहे, सैनिटाइजर पी क्यों नहीं रहे लोग? तो भाई सैनिटाइजर नहीं पी सकते या सैनिटाइजर से वैक्सीन नहीं बना सकते क्योंकि लिविंग सेल और नॉन लिविंग सरफेस पे कंप्लीटली दो अलग अलग चीजें काम करती है। आप घर में फिनाइल से पोछा मारते हो, फिनाइल पीते हो क्या कि अच्छा चलो शरीर के कीड़े मर जाएंगे पी लेते, ऐसा होता है नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग सरफेस के लिए बना है। आपको नहाने के लिए डेटॉल है, एंटीसेप्टिक, और पोछा मारने के लिए फिनॉल है, डिसइंफेक्टेंट। लिविंग सरफेस के लिए एंटीसेप्टिक चाहिए, नॉन लिविंग सरफेस के लिए डिसइंफेक्टेंट चाहिए। अगर आप ये लॉजिक सोचोगे कि अच्छा डिसइंफेक्टेंट ही पी लेते हैं तो मर जाओगे भाई, तो ये लॉजिक नहीं लगा सकते। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? राइट? एट योर एज और एट योर लेवल देयर इज अ चांस दैट आप ऐसा सोच रहे होगे, तो वो मैं क्लियर कर दिया मैंने। नॉन लिविंग और लिविंग सरफेस की डिफरेंस है, पहली बात है ना? तो वो डिफरेंस पहले समझ लेना है। दूसरा कि वायरस जब बॉडी के अंदर है देन इट इज नॉट इजी टू किल, when it is outside on your hands or something like that, on the surface it is easy to kill, and that is why this whole norm, आप जितनी बार फोन करते हो तो अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं ना, देवी और सज्जनों हाथ धोते रहिए, ढिलाई मत करिए। क्यों? वो आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि सरफेस पे वायरस जब है तो उसको मारना, टू गेट रिड ऑफ इट इज इजी। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी वायरस, नॉट ओनली फॉर कोविड। इवन HIV एड्स का वायरस जो है, अगर वो सरफेस पे है तो वो आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो मर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उससे दूर रहना है बस, दैट्स इट। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, इसलिए सैनिटाइजर लगाने की बात है ना? तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब आप सोचोगे कि भाई होस्ट में ऐसा क्या हो रहा है, तो होस्ट में जाने के बाद वो रिप्रोड्यूस ऑब्वियसली कर रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड जितने वायरस के सेल्स ज्यादा बढ़ेंगे वो आपके बॉडी के सेल्स पे हावी हो जाएंगे। दे विल ट्राई टू ओवरपावर योर बॉडी सेल्स, योर इम्यून सेल्स, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग सिम्पटम्स, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फॉलिंग सिक। है कि नहीं? ऐसे भी आपको नमूने मिले होंगे ना लास्ट 1.5 साल में, ऐसे 1.5 शाणे तो सबको मिले होंगे कि अरे मेरे को नहीं होता कोरोना वोरोना, मैं बहुत फिट हूं। ऐसे मिले होंगे ना 2-4 गधे ऐसे तो आपके परिवार में भी होंगे, हर फैमिली में होते हैं, है ना? आपके कोई रिश्तेदार जरूर होंगे जो बोलेंगे कि चलो कुछ नहीं होता, है ना? पर उनको ये नहीं समझ रहा कि इम्यून सिस्टम जो है वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। जब तक वायरस आपकी बॉडी में पहुंच गया और उसने एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स अपने कॉपीज नहीं बना लिए, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, एंड देन वन फाइन डे सडनली यू विल कोलैप्स, बिकॉज नाउ वायरस के सेल्स आपके बॉडी के सेल्स के ऊपर हावी हो गए, दे हैव ओवरपावर्ड योर सेल्स, राइट? सो ऐसी सब स्टूपिडिटी जो लोग कर रहे हैं उनको फॉलो नहीं करना है, अपने को साइंस को फॉलो करना है ना? राइट? चलो वो तो बहुत डिस्कशन हो गया। अब जरा आते हैं अपने एक्चुअल कोर एकेडमिक बात पे। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटैकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड वायरसेस, और वायरसेस के भाई बंधु भी हैं, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। 4 ऐसी चीजें थी जो विटैकर की किंगडम में नहीं बैठती। कौन सी? मेरे साथ रिपीट करेंगे। लाइकेंस, don't call them lichen, there are idiots who call them lichen, they are called lichens, okay?
viruses, obviously, viroids and prions. Prions. Some people call them prions. It's fine. Prions or prions, you can call them. तो अभी एक एक करके जरा समझते हैं कि ये क्या क्या है. सबसे पहले हम लेंगे वायरसेस. तो वायरसेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो लिख दी. दे आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो वायरसेस आर नॉट considered as truly living organisms. Viruses are non-cellular organisms that have inert crystalline structure outside the living cell. मतलब लिविंग सेल के बाहर, होस्ट सेल के बाहर, यहां पर लिविंग सेल मतलब होस्ट सेल. होस्ट सेल के बाहर उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक क्रिस्टल के जैसा, नॉर्मल केमिकल क्रिस्टल कैसा होता है उसके ऐसा होता है. ठीक है. अब हर वायरस के पास प्रोटीन कोट भी होती है और एक अलग कुछ अपने वेरिएशंस भी होते हैं. वी विल स्टडी अबाउट टू मेजर टाइप्स ऑफ वायरसेस, टू मेजर फॉर्म्स ऑफ वायरसेस. द फर्स्ट वन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बच्चों, इज द टोबैको मोजाइक वायरस. इसका नाम क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट में प्यार से हम लोग इसको TMV बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? TMV. TMV लिखा तो आप समझ जाना, टोबैको मोजाइक वायरस. एंड दूसरा, ये जो आपको एक एलियन के स्पेसशिप के जैसा दिख रहा है या ऑक्टोपस जैसा दिख रहा होगा, आठ पैर वाला, ये बहुत पॉपुलर इमेज है. यही वायरस का इमेज लेकर फिल्म मेकर्स है ना, एलियंस वगैरह के ये बनाते हैं. आपने पुरानी मूवीज वगैरह देखी होगी ना, 1990s की या 2000s की, उसमें एलियंस को ऐसे दिखाते ना, ऐसे 4-5, मैन इन ब्लैक वगैरह में 4-5 पैर वाले और अजीब सी शक्ल वाले. ठीक है, वो इससे इंस्पायर हुआ था. दैट इज बैक्टीरियोफाज. व्हाट इज द नेम? बैक्टीरियोफाज. फेज नहीं, फाज. बैक्टीरियोफाज. ठीक है. और तो इसको जैसे अलग नाम दिया TMV, इसको भी निकनेम दिया हुआ है, इसको भी छोटा नाम देते हैं, सिर्फ फाज. सिर्फ फाज बोला तो समझ जाने का कि बैक्टीरियोफाज की बात है. फाज. अच्छा, अब ये क्या है फंडा जरा समझते हैं. तो ये तो दो आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझाएं, और यही 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं. वैसे तो और भी बहुत सारी वेराइटी. द नेम वायरस कम्स फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, दैट इज वायरस लिटरल मतलब होता है वर्ड का वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. वायरस शब्द का मतलब क्या है? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. एंड दिस नेम वाज गिवन बाय Dmitry Ivanovsky. Dmitry Ivanovsky. बच्चों, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले, उसमें डिमिट्री मेंडेलीव था. मेंडेलीव का भी फर्स्ट नेम डिमिट्री था. ठीक है, और यहां पर भी डिमिट्री आइवानोव्स्की है. दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, दोनों का नाम सेम था. ठीक है, कोइंसिडेंस, but interesting to know. तो Ivanovsky was the guy who gave the term virus. ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि टर्म वायरस का मीनिंग क्या है. तो पहले आप क्या लिखेंगे? टर्म वायरस का मीनिंग क्या है? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. एंड दिस टर्म वाज गिवन, ये नाम उसको किसने दिया था? डिमिट्री आइवानोव्स्की. ठीक है. एंड द फर्स्ट वायरस दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड, the first virus that was recognized was the TMV, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस. 1892 में छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसने आइडेंटिफाई किया था, और उसको नाम उस वक्त स्ट्रक्चर भी नहीं मालूम था और नाम भी नहीं मालूम था कि इसको टोबैको मोजाइक वायरस बोलते हैं. पर उसने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो भी पार्टिकल है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से तंबाकू का जो प्लांट होता है ना, टोबैको का जो प्लांट होता है, उसमें कीड़े लगते हैं.
और उस बीमारी का, उस टोबैको, जैसे ह्यूमन बींग्स को अलग अलग बीमारी होती है वैसे प्लांट्स को भी अलग अलग बीमारियां होती है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज का नाम क्या था? मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। क्या नाम था बच्चों? मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। और इसीलिए उसका नाम रखा क्या? टोबैको मोज़ैक वायरस, है ना? बिकॉज उसने मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज किया था, तो उसने क्या नाम रखा? जब उसने डिस्कवर किया उसको, तो उसने नाम क्या रखा? टोबैको मोज़ैक वायरस। अच्छा, हाउ वर दे फाउंड? ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। हाउ वर दे फाउंड? दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया and they passed through bacteria proof filters. तो पहला फंडा हमारा डिमिट्री आइवानोव्स्की, डीजे आइवानोव्स्की उसका नाम था एक्चुअली, डिमिट्री आइवानोव्स्की, जिसने हमें नाम दिया वायरस। ओके, उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वायरस के बारे में, वो है बिजर्निक। Again, pronunciation important, huh? Bijer. Some people, the actual pronunciation should be Bijerinek. Bijerinek. क्या होना चाहिए pronunciation? Bijerinek. ठीक है? I have seen a lot of students and teachers mispronouncing these names. But I expect you all to have proper pronunciation, so that it will help you to remember the terms also. That's why I'm repeating Bijerinek. He was the one who first showed that these are infectious agents. उसने क्या किया? टोबैको के प्लांट में से वो फ्लूइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और दूसरे प्लांट के ऊपर छिड़क दिया। तो उसने देखा कि जैसे इस प्लांट से उस प्लांट के ऊपर मैंने फ्लूइड डाल दिया तो दूसरे प्लांट में भी डिजीज हो गया। सो दैट इज व्हाई he demonstrated that extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants, and he called this fluid as contagium vivum fluidum. क्या बोला उसने? रिपीट, contagium vivum fluidum। इसका मतलब क्या? infectious living fluid, contagious infectious, vivum living, fluidum fluid। ये लैटिन टर्म था फॉर infectious living fluid। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? infectious living fluid। तो दूसरा साइंटिस्ट, उसने नाम दिया infectious living fluid। यहां तक सबको क्लियर है? फिर आया तीसरा साइंटिस्ट, स्टैनली। तीसरा साइंटिस्ट आया स्टैनली। He was the one who showed that viruses can be extracted and crystallized in the form of crystals, which are basically nothing but proteins, and they are inert outside the host cell। host cell के बाहर आने पे वो inert हो जाते हैं, यानी कि inactive हो जाते हैं। तो इस एक पैराग्राफ में हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम मिले। मैं दोबारा आपके लिए यहां पर लिख के रिवाइज करवाता हूं। आइवानोव्स्की ने क्या किया? टर्म दिया वायरस। बोलो हाँ कि ना? आइवानोव्स्की ने टर्म दिया वायरस। आई थिंक मैंने स्पेलिंग में गड़बड़ की क्या? सॉरी, आइवानोव्स्की का नाम था, यस, आइवानोव्स्की ने टर्म दिया वायरस। उसके बाद बिजेरिनेक ने टर्म दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। बिजेरिनेक ने टर्म दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। और स्टैनली ने क्या बताया? He showed that virus can be crystallized। बोलो हाँ कि ना? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ साथ यहां पर इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में लिख के लो, सो दैट जब आप लर्न कर रहे हो, रीड कर रहे हो टेक्स्ट बुक को, तो
तो आपको सेम चीज 2 बार 3 बार रिपीट होके मार्किंग में भी मिल जाए, लिखी हुई भी मिल जाए, ताकि आपके दिमाग में भेजे में एकदम अच्छी तरह फिट हो जाए। रेपिटेशन से ही आप बायो में अच्छे नंबर ला पाओगे ना, याद रखना। हाँ जी। नाउ वायरसेस हैव स्पेसिफिक होस्ट। हर वायरस हर जगह इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। प्लांट वाला वायरस ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ह्यूमंस वाला वायरस एनिमल दूसरे एनिमल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे टिपिकल सेग्रीगेशन है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, इसमें डिफरेंसेस। अच्छा, वायरसेस की स्ट्रक्चरल अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 चीज होती है, सिर्फ 2। सिंपल स्ट्रक्चर होता है बट डेडली स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल, दैट्स इट। वायरसेस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, बट नेवर बोथ। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? वायरस के अंदर प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल होगा, यस, पर वो जेनेटिक मटेरियल कौन से टाइप का होगा? या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, बट नेवर बोथ। नाउ योर एनसीईआरटी क्लियरली मेंशंस, बच्चों मैंने आपके सामने मार्क किया स्क्रीन पे, क्लियरली मेंशन दैट नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, बट दिस इज नॉट ट्रू। देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर वायरसेस दैट विल कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स अपन करेंगे उसमें। पर अगर नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करके ही आंसर लिखेंगे। भले आपको पता है कि गलत है, पर एनसीईआरटी में लिखा है ना, तो आप उसको ही फॉलो करेंगे। तो आपके लिए क्या है? कोई भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों साथ में नहीं हो सकता। क्या ये बात आपके भेजे में एकदम से फिट हो गई? एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, उसमें अगर कुछ चीज गलत भी दी है तो भी आप एग्जाम में एनसीईआरटी के हिसाब से लिखेंगे, ताकि आप वहां पे चैलेंज कर सके कि भाई मैंने वही लिखा है जो एनसीईआरटी में दिया है। क्लियर? Even though you might know that it is wrong, I'm telling you that it is wrong. There is a variety, there are exceptions that have both DNA and RNA, but you are going to blindly follow the NCERT. You nahi, actually we are going to blindly follow the NCERT. Is that crystal clear to everybody? In general, viruses that infect plants have single stranded RNA. प्लांट वायरसेस में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और एनिमल वायरसेस में सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब इसका क्या फंडा है, ऐसे याद रखना। प्लांट वायरस में आरएनए होता है एसएस, आरएनए एसएस टाइप का। व्हेन आई से एसएस मतलब समझते हो? सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक सिंगल फाइबर, ठीक है। और एनिमल वायरस में क्या होता है? जनरली आपके पास डीएनए होता है, जनरली डीएनए होता है, और डीएनए है तो वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, और आरएनए भी हो सकता है इन सम केसेस, वो एसएस और डीएस दोनों हो सकते हैं। मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखा, सबको समझ में आया? ये इजी है। प्लांट वायरस में आरएनए, एनिमल वायरस में डीएनए, ऐसे याद रखो, सिंपल। बैक्टीरियल वायरसेस, अब ये जो बैक्टीरियोफाज हमने लिखा था बच्चों, याद है? बैक्टीरियोफाज, इसका भी बहुत खास एक ये है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम बैक्टीरियोफाज है। ये है क्या? ये वायरस है, तो नाम बैक्टीरियोफाज क्यों है? द वर्ड फाज मीन्स टू ईट। फाज का मतलब टू ईट, वोरस का मतलब भी ईट था, अभी बताया था ना आज लेक्चर के स्टार्ट में। तो फाज का मतलब ईट, बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होगा फिर? A virus that eats bacteria.
ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, जो बैक्टीरिया पे जीता है। जैसे कुछ वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स पे जीते हैं। कुछ वायरस ह्यूमन जैसे कोरोना वायरस है, वो ह्यूमंस, एड्स का वायरस है, HIV ह्यूमंस पे इन्फेक्ट करता है ना। कुछ वायरस एनिमल्स पे इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो आपको कितनी कैटेगरी समझ में आई? प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, एनिमल में ही ह्यूमन आ जाता है बट अलग से हम लोग गिनते हैं ह्यूमन वायरस, और चौथा बैक्टीरियोफाज यानी कि बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस। क्या ये आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो रही है पिक्चर? तो बैक्टीरियोफाजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये वाले जो बैक्टीरियोफाजेस हैं ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है? DNA होता है। कैसा वाला? डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर हो गई बात? अच्छा, वायरस का जो बाहर का प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं बच्चों? रिपीट विद मी, कैप्सिड। कैप्सिड एक स्ट्रक्चर नहीं है, कैप्सिड एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी, जो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। जैसे आपकी वॉल है वो ब्रिक से बनती है, वैसे ही पूरा का पूरा कैप्सिड, पूरा का पूरा कोट जो है वो छोटे छोटे यूनिट से बनता है। इन यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स। तो कैप्सिड बड़ा है, कैप्सोमियर उसके छोटे छोटे पार्ट्स। ऑब्वियसली ये प्रोटेक्शन के लिए, ऑब्वियस सीधी बात है यार। वायरसेस कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं? तो वायरसेस, अच्छा, कैन आई से ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स? क्योंकि वो होस्ट सेल पे जिंदा, वो होस्ट सेल पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, ट्रू। एंड बिकॉज दे आर पैरासाइट्स, आर दे गोइंग टू हार्म द होस्ट सेल? ये मैंने आपको डिटेल में सिखाया था ना पिछले सेशन में, म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट क्या करता है? उसका काम है होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर वायरस की यही मेन मोटिव होगी कि होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए, उसमें डिजीज कॉज करे? यस और नो? तो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वायरसेस की ज्यादा, बिकॉज हमें उससे ही कंसर्न है। तो ह्यूमंस में वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। 4 एग्जाम्पल दिए आपको वायरल डिजीजेस के। कौन से? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। इन डिजीज के बारे में हम लोग डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आपको बेसिक बता दूं, मम्प्स मतलब सलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, सलाइवरी ग्लैंड का सूजन हो जाता है। हमारा जो सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है उसका बड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, वो मम्प्स है। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स जैसा होता है बट छोटा, एंड इट इज फेटल। स्मॉल पॉक्स हुआ तो मर जाता है। चिकन पॉक्स में आप बच जाते हो, स्मॉल पॉक्स में नहीं बचते। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड मोस्टली इन द वर्ल्ड, नोबडी गेट्स इट नाउ। Herpes is a sexually transmitted infection generally. एड्स के जैसा आपको वो रैशेस वगैरह दिखते हैं, स्किन इन्फेक्शन है मेनली। एंड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इज फ्लू, सर्दी खांसी, है ना। उसके अलावा हमारा फेमस डिजीज कौन सा? एड्स। एड्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस, यस। एड्स के पॉजिटिव वायरस का नाम क्या है बच्चों? एड्स डिजीज का नाम है कि वायरस का नाम है? एड्स इज द नेम ऑफ द डिजीज, यस, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस? HIV। आपके लेवल पे, बेसिक लेवल पे अगर मैं बोलूं तो बच्चे इसमें भी काफी कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी क्लियर करके ले लो जरा। बहुत बच्चों को है ना HIV और एड्स में फर्क ही नहीं पता। एड्स क्या बीमारी का नाम है, HIV क्या है? उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम, उसके वायरस का नाम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है? रिपीट करेंगे, एड्स का फुल फॉर्म क्या है?
acquired immunodeficiency syndrome, ठीक है ना, AIDS। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी इज वन वर्ड। HIV में इम्यूनोडेफिशिएंसी इज वन वर्ड, वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स इज द बीमारी, इज द डिजीज। इट्स एक्चुअली नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिंड्रोम। वो क्या होता है मैं समझाऊंगा बाद में। और HIV इज द कॉज। जैसे मलेरिया के बारे में बताया था, याद है? मलेरिया बीमारी है, उसका कॉज कौन था? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ओवेल बहुत सारे थे, बट फैल्सीपैरम मेन था, है ना? वैसे यहां पर अच्छा, प्लांट्स के भी कुछ वायरस होते हैं, जैसे कि मोजाइक फॉर्मेशन मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लीफ रोलिंग, पत्ते है ना ऐसे सूख के ये हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं, या कर्ल हो जाते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं सूख के। येलोइंग, डॉर्फिंग, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। डॉफ, डॉफ समझते हो ना, छोटा मिजेट बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती उसको डॉफ बोलते हैं, है ना? स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की। तो ऐसे, तो ये हुए वायरसेस के बारे में बेसिक आइडियाज। टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, उसके नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिए, उसके के अंदर प्रोटीन कोड, कैप्सिड, कैप्सोमियर वगैरह वगैरह, ऑल दोस थिंग्स वी डिड। और प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफाज के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी किया। अब हम लोग जाते हैं वायरॉइड्स पे। ये वायरस नहीं है, पर वायरस जैसे है, नाम से पता चल रहा है। क्या नाम है? ऑइड। ऑइड, ये तो 10 बार बता चुका हूं आप लोगों को, है ना बच्चों? ऑइड, तो वायरस के जैसे मतलब वायरॉइड। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था T.O. डाइनर। क्या नाम था? T.O. if I remember correctly, his first name was Thomas. I'm not sure. I'll find out in detail. But T.O. डाइनर, बेसिकली you just remember the surname, that is okay, है ना? धोनी को धोनी बुलाने का, महेंद्र सिंह बुलाने का जरूरत नहीं, वैसे डाइनर को डाइनर बुलाने का, ठीक है? He found a new infectious agent that was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease। आलू के जैसे वो वाला उसने टबैको में ढूंढा था, टबैको के प्लांट में, आइवानोफ्स्की ने। वैसे ही डाइनर ने 1971 में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 40 साल पहले, 50 साल पहले, उसने पोटैटो के अंदर एक स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ढूंढा जो वायरस से भी छोटा निकला। उसने बोला अरे यार, पहले बैक्टीरिया से छोटे मिले थे तो उनको वायरस बोला था, अब वायरस से भी छोटे मिले यार। और उसने ये भी नोटिस किया कि इसमें वायरस को हम लोगों ने क्या बोला था, याद करो, अभी अभी बोला था ना, वायरस कभी बोलने का जब भी उसके अंदर प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल होगा, है कि नहीं? प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसको वायरस बोलने का, ऐसा डिफाइन किया था अभी हमने। पर ये भाई साहब डाइनर को पता चला कि ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने ढूंढ के निकाला है ना, इसके पास प्रोटीन कोट ही नहीं है। क्या नहीं है? प्रोटीन कोट नहीं है। तो क्या है ये? ऐसा बस अकेला तैरता हुआ आरएनए है। प्रोटीन कोट गायब है, सिर्फ क्या है? ये घूमता फिरता सिर्फ आरएनए। पर ये इसका जो आरएनए, ये भी हाईली इन्फेक्टिव है, ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बिना प्रोटीन के भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सोचो। इसमें कुछ सिमिलैरिटी मिली वायरस जैसी कि अच्छा ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है प्लांट में, हाँ, इसके पास आरएनए है, हाँ, सिर्फ प्रोटीन की कमी थी, इसलिए वायरस नहीं, वायरस जैसा है, इसलिए इसका नाम रख दिया वायरॉइड। क्लियर हो गया ये? और इसका आरएनए जो था वो हल्का आरएनए था, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट वाला। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट बट ठीक है। नेक्स्ट इज प्रायोन्स। प्रियॉन्स भी बोल सकते हैं, प्रायोन्स, राइट? What are prions? They are agents consisting of abnormally folded protein. Prions किसको बोलते हैं हम लोग? They are specific agents, microbial agents,
कंसिस्टिंग ऑफ abnormally फोल्डेड प्रोटीन. रिपीट करेंगे मेरे साथ. प्रायॉन्स क्या होते हैं? एजेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ abnormally फोल्डेड प्रोटीन. अब बोलोगे सर प्रोटीन का फोल्डिंग से क्या लेना देना? तो भाई जब हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रोटीन बनता है ना, तो पहले वो सिंगल एक क्या बोलते हैं, फाइबर टाइप होता है, उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं. जैसे ये एक है, समझो ये मेरे पास फाइबर है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो एक सिंगल फाइबर है, तो इसको अगर मैं एक के ऊपर एक ऐसा फोल्ड करूँ ना और ऐसे पूरा कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊँ, तब जाके प्रोटीन बनता है. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? पूरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? फोल्डिंग करनी पड़ती है, तभी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है. तो अब नॉर्मल फोल्डिंग अगर हुई तो ऐसे एजेंट्स जो इन्फेक्शियस हैं और जिनके अंदर अब नॉर्मल फोल्डिंग वाले प्रोटीन हैं, उनको हम प्रायॉन्स बोलते हैं. दे आर वेरी सिमिलर टू वायरसेस. वायरसेस से इनकी सिमिलरिटी है. अगर मैं सीधी सादी भाषा में आपको समझाने जाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, वायरस मतलब प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल. वायरॉइड मतलब प्रोटीन नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है. और प्रायॉन उसका उल्टा है. आप समझ रहे हो बच्चों? ओनली प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है. क्या ये बात समझ में आई? जब दोनों था तो वायरस, प्रोटीन मिसिंग हो गया तो वायरॉइड, ये डीएनए आरएनए मींस जेनेटिक मटेरियल मिसिंग हो गया तो प्रायॉन. क्या ये बात दिमाग में गई? सिंप्लीफाई कर दिया. ओके. देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिनके नाम आपको उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत नाम है, आप सिर्फ नाम रीड कर लो. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट देम. फ्रैंकली आई मीन आई नो डॉक्टर्स हु डोंट नो अबाउट दिस, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, टेंशन मत लो. ठीक है. सो ये क्या था? ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज. न्यूरोलॉजिकल मतलब ऑब्वियसली आपके नर्वस सिस्टम के डिजीज जो है वो ज्यादातर प्रायॉन से कॉज किए जाते थे. ओके. इनके एग्जाम्पल्स उन्होंने आपको दिए हैं. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, commonly called mad cow disease, and the C.R. Jacob disease in humans. Its analogous variant. Mad cow disease humans में भी फैल सकता है, but humans में उसको mad cow नहीं बोलेंगे, उसको C.R. Jacob disease बोलते हैं. क्या बोलते हैं? C.R. Jacob disease. तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि मैड काउ डिजीज का ह्यूमन वेरिएंट क्या है. तो ह्यूमन वेरिएंट है C.R. Jacob disease. Last paragraph, last part of the chapter is lichens. Lichens are symbiotic associations. Now, symbiosis या symbiotic association मैंने पिछले सेशन में आपको डिटेल में समझाया था. फिर से एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ. सिम्बायोसिस यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा एसोसिएशन जहां पर दोनों को क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट होता है एक दूसरे से. क्या होता है? म्यूचुअल मतलब दोनों का फायदा होता है. दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों का फायदा. जैसे आप और हम, जैसे आप हमारा अगर कोई आपस में हमारा एसोसिएशन है तो दोनों का फायदा होगा तो ही अच्छा है, राइट? दोनों का फायदा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम. तो वैसे ही लाइकेंस जो है वो क्या है? दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिटवीन एल्गे एंड फंगाई. एल्गा और फंगस जब साथ में आते हैं, एल्गा प्लांट किंगडम में आता है बच्चों, और फंगस की अपनी एक अलग किंगडम है फंगाई की. एल्गा और फंगस जब साथ में मिलते हैं तो जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन. और वो दो अलग अलग किंगडम के मिक्सचर से बना है ना, इसलिए वो 5 किंगडम में नहीं आता, उसको अलग से पढ़ रहे हैं. ये भेजे में गया. ओके. द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट. नाम से ही पता चल रहा है, फाइको एल्गा है ना, और फंगस माइकोबायोन्ट. वर्ड फाइको मींस एल्गा. आपको याद रहना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया भी था. फाइको मीन सीवीड और एल्गा, इसको हम लोग एल्गल फंगाई भी कहते हैं. फाइकोमाइसीट्स को हम क्या कहते हैं? एल्गल फंगाई भी कहते हैं. ठीक है. इनफैक्ट आप एल्गा लिखो पहले, वो ज्यादा अच्छा है. एल्गा प्लूरल इज एल्गे. हाँ.
सो द वर्ड फाइको मीन्स एल्गा। तो फाइकोबायोंट मतलब एल्गल पार्ट, लाइकेन में दो पार्ट है ना, एल्गा और फंगस। और माइको, माइको वर्ड तो म्यूको माइको लास्ट टाइम बता ही दिया था, माइको वर्ड आ गया तो तुरंत समझ जाना है कि फंगस है, ठीक है। फाइकोबायोंट ऑटोट्रोफिक है और माइकोबायोंट हेटेरोट्रोफिक है, सबको मालूम है। एल्गा प्रिपेयर फूड एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ये उनका आपस में पार्टनरशिप है। एल्गा क्या करता है, खाना बनाता है, और फंगस क्या करता है, वो मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करता है सराउंडिंग से। क्या ये बात समझ में आई? लाइकेंस, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया हुआ है। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन का फायदा क्या है? लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, विच मीन्स दे विल नेवर ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। एस्पेशली, ये एक पॉइंट ऐड करके रखना, एस्पेशली इंडिकेशन ऑफ SO2 levels in the air। सल्फर डाइऑक्साइड, ये पॉइजनस गैस जो होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हार्मफुल गैस है, पोल्यूटेंट गैस है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल आपके आसपास की हवा में ज्यादा है तो स्पेशली लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये लिख के रखो बच्चों, एक और चीज। और एक लास्ट पॉइंट जो है, ये आपको बड़ा इंटरेस्ट करेगा क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में यूज किया है। लाइकेंस आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पेपर आप लोग कहां यूज करते थे? एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। लिटमस पेपर डिप किया, रेड कलर हो गया तो एसिड, ब्लू कलर हो गया तो बेस। स्कूल में सबने किया ना, एक बीकर दिया आपको और बोला लिटमस पेपर डालो और टेस्ट करो। वो लिटमस पेपर किससे बनता है? वो लाइकेंस यूज करके बनता है, ठीक है। सो दैट फिनिशेस ऑफ आवर एंटायर biological classification part. I have included all the points, all the markings word by word, and extra points also that I want you all to know and understand. Please make sure that you read and learn this chapter today itself when it is fresh in your mind. Yes? Sure, we'll end it here.